हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई गोल्ड पैकेज, कोई प्रीमियम पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7, जो कि है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। मतलब इस चैप्टर को दो अलग अलग पोर्शन में आप समझ सकते हैं। पहले पोर्शन में हम कणों के निकाय, मतलब हम ऐसा समझते हैं कोई एक पिंड है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो खूब सारे कणों से मिलकर के बना होगा ना, मतलब उसके अवयवी पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे ना, उन सबको मिलाकर के एक द्रव्यमान बनता है। और हम उस द्रव्यमान के लिए जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो ले जाने के दौरान उसका वेग है ना, उसका संवेग, उसमें त्वरण, उस पर लगने वाला बल, ये सब कुछ कैलकुलेशन सभी अलग अलग पार्टिकल्स के जरिए करना थोड़ा सा कठिन काम है। तो हमने उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और जिसको कहते हैं हम क्या, सेंटर ऑफ मास, मतलब उसका द्रव्यमान केंद्र। यानी हमने ये कहा कि एक पिंड जो कि बहुत सारे कणों से मिलकर के बनी है, तो उन सभी कणों का द्रव्यमान एक केंद्र बिंदु पर स्थित होता है। उसी बिंदु को, उसी केंद्र बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। मतलब किसी पिंड के कुल द्रव्यमान को ऐसा माना जाता है कि वो द्रव्यमान केंद्र पर स्थित है, और जितने भी कैलकुलेशंस करने होते हैं वो सब हम उसी द्रव्यमान केंद्र के अलोंग करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, कणों के निकाय, जिसको हमने अपने प्रीवियस 1 सेशंस में देखा है, समझा है, सीखा है। मतलब हमने न्यूमेरिकल्स भी किए उस पर बेस्ड, हमने उसके क्वेश्चंस भी किए, हमने उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा भी, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फोर्स क्या होगा उसके अंदर, मोमेंटम क्या होगा, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करेगा, ये सब कुछ कर चुके। अब क्या है बारी भाई, तो अब बारी इसके दूसरे पार्ट में एंटर करने की। मतलब अब हम बढ़ने जा रहे हैं घूर्णी गति की तरफ। घूर्णी गति, इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो चलेगा तो या तो ऐसा ऐसा गोल गोल घूमता हुआ चल रहा होगा, जैसे लट्टू है ना। ये कैसा चल रहा भाई, इसके सभी पार्टिकल्स यहां पे घूम रहे हैं। अच्छा, ये एक एक्सिस के परितः घूम रहा है, इसकी हम अभी जस्ट बात करने वाले हैं। या फिर दूसरा कैसा हो सकता है कि मान लीजिए ना कि ट्रेन है, ट्रेन के पहिए तो ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं, पहिए ऐसे गोल घूमते हुए आपको दिखते हैं, लेकिन ट्रेन का डब्बा तो ऐसा सीधा चलता हुआ दिखता है ना। तो ट्रेन का डब्बा भी तो बहुत सारे कणों से मिलकर के बना होगा, उसमें तो सबके सब सीधे सीधे ऐसे चले जा रहे हैं ना, लेकिन पहिए को देखता हूं तो पहिया ऐसा गोल गोल दिखता है। आखिर क्या कारण कि ट्रेन ऐसा गोल गोल नहीं घूमती और पहिया ऐसा गोल गोल घूमता है। अच्छा चलो, पहिया गोल गोल घूम भी गया तो ट्रेन ऐसे सीधी चल रही है। क्या इन दोनों मोशन में डिफरेंस है? क्या ये दोनों मोशन अलग अलग हैं या एक ही हैं? इनकी बात हम करने वाले हैं किसमें भाई, तो हम बात करने वाले हैं सामान्य गति किसकी, दृढ़ पिंड की। मतलब इस सेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी कड़ी है जो कि कनेक्ट करने वाली है किसको, ये जो कणों का निकाय पड़ा था ना, और ये जो घूर्णी गति तक पहुंचने वाला है, उनके बीच में एक कनेक्शन आने वाला है। वो कौन है भाई, दृढ़ पिंड और रिजिड बॉडी। तो शुरू करते हैं इस सेशन को इसी टॉपिक के साथ, रिजिड बॉडी के साथ। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई, कौन सा, रिजिड बॉडी। इससे जुड़ी हुई, मतलब रिजिड बॉडी और इसी से जुड़ी हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे इस अगले आने वाले सेशंस में वैसे। बट इस सेशन में हम जिस रिजिड बॉडी की बात करें ना, इसमें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी बात करते हैं, मतलब आप आईआईटी जेईई या फिर नीट एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और इसमें भी इससे क्वेश्चंस हर साल देखे जाते हैं, आना तय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आना तय है। तो जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, तो क्यों ना शुरू कर लिया जाए सेशन को। तो आइए, सबसे पहले हम आ चुके हैं दृढ़ पिंड पे, मतलब रिजिड बॉडी पे। रिजिड वर्ड सुनते से क्या लगता है आपको, कैसा फील आता है? मुझे तो ऐसा फील आता है ना कि मतलब रिजिड का मतलब खूब टफ है ना, ऐसी चीज जिसके ऊपर मैं कितना भी फोर्स लगाऊं वो उसको सस्टेन ना करे। मतलब ऐसा मैं समझा सकता हूं आपको, जैसे एक स्माइली वाली जो बॉल रहती है ना, उसको आप दबाओ, वो रिजिड बोलोगे क्या आप? नहीं ना। जैसे आप फोर्स लगाते हो क्या होता है, उसके शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज होने का मतलब क्या है भाई, तो हमने जो एन कणों से मिलकर के पार्टिकल सिस्टम को, एन पार्टिकल सिस्टम जो हमने देखा था कि मान लीजिए ये एक ये बॉल है, मतलब एक द्रव्यमान है और इसमें खूब सारे कण हैं। ये खूब सारे कणों से मिलकर बना होगा, मैं तो कुछ ही कण बना रहा हूं, मैंने कुछ कणों को आपके लिए बना दिया। अगर इन सभी को मैं देखता हूं मूल एक्सिस, मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना, तो मूल बिंदु के सापेक्ष हमें पता है कि इन सभी की जो स्थिति सदिश है वो अलग अलग होंगी। मान लीजिए मैं किसी भी 3 पॉइंट्स की बात कर लेता हूं, तो इसकी स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, इसकी स्थिति सदिश जो है वो R2 वेक्टर है, ऐसे इसकी स्थिति सदिश R3 वेक्टर है। मतलब ये तीनों की जो लोकेशन है, इन बिंदुओं की जो लोकेशन है द्रव्यमान केंद्र से,
वो ऐसा समझ लीजिए कि ये M1 की R1 है, M2 की R2 है, ये M1 है इसकी R1 है ना, ये M2 था इसकी R2 थी, और ये M3 है इसकी R3 है। जब मैं इसके ऊपर बल लगा दूंगा तो क्या होगा, जरा सोच के देखिए। मैंने इसके ऊपर बल लगाया और ये जो बॉल है ना, अभी ये बॉल ऐसे पिचक गई, इधर साइड से मैंने एक फोर्स लगाया, जैसे बल लगाया ना तो ये वाली बॉल क्या हो गई, ऐसे 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 पिचक गई, ऐसी कुछ हो गई, क्या हो गई, पिचक गई। चलो एक ही साइड से पिचकाते हैं, दूसरा वाला सरफेस ऐसे रखते हैं, इधर साइड वाला सरफेस यहीं कहीं है और इधर साइड से ऐसी क्या हो गई, ऐसी ये पिचक गई। तो एक बात समझ में आता है कि आपको, जब ये पिचकी हुई अवस्था में होगी तो ये वाला जो द्रव्यमान होगा ये भी इसी के अंदर आके घुस गया होगा, ये भी आ गया होगा और ये भी अंदर आ गया होगा, कहीं ये भी अंदर आ गया होगा। मतलब इसकी जो बदली हुई अवस्था है, जब बल लगने के बाद में जो ऐसा कुछ दिख रहा है, तब की अवस्था में अगर मैं बात करना चाहूं आपसे, तो आप ऐसा कुछ महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे, यही वाला डायग्राम है यहां पर। तो मैं कहता हूं यहां पर ये M1 M2 M3 दिया था, इसको भी कुछ नेमिंग दे दीजिए, M4 है, ये M5 है, ये मेरा M6 है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये M1 M2 M3, मतलब ये M1 यहां कहीं पर जो M2 था वो अंदर घुस गया, ये M2 M3, वैसे यहां पर M4 M5 और M6, ये सभी अंदर शिफ्ट हो गए ना, ये सभी के सभी क्या हो गए, अंदर आ गए। मतलब ये सभी अंदर आने का मतलब क्या हुआ कि अब अगर इनकी पोजीशंस की बात करूं इसी ओरिजिन के कंपैरिजन में, तो जो पहले ये R1 R2 R3 आपको देखने को मिल रहे थे, ये दूरियां क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी ना। जब आपने दबा दिया तो भैया जो ये दूरी थी पहले M5 की, अब नया M5 यहां पर आ चुका है, तो इसकी दूरी क्या होगी, चेंज हो गई ना। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बाह्य बल लगाया तो ये जितने भी इसके अवयवी कण हैं, इनको क्या कहते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण मतलब क्या, इन्हीं कणों से मिलाकर के ये सिस्टम बना हुआ है, ये पदार्थ बना हुआ है। तो ये यहां से खिसक करके अंदर आ गया। जब स्माइली वाले बॉल को दबाते हैं तो भैया यही स्थिति तो बनती है ना, इसको हटा ही देता हूं ना, ये हट गए, ये सारे पॉइंट्स हट गए, ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, बल लगाया था आपने, सब हट गए, सब जो यहां पे पॉइंट्स थे वो सब इसके अंदर आकर के घुस गए। तो इसका मतलब क्या, इन सभी अवयवों की जो लोकेशन थी वो चेंज हो गई ना, बदल गई ना। अब बदल गई कहां से, इस केंद्र के परितः। तो अगर ये बदल गई, इनकी सबकी स्थिति सदिश चेंज हो चुकी है, तो ऐसा कह सकते हैं कि भैया ये रिजिड बॉडी नहीं है, ये रिजिड नहीं है। रिजिड किसको कहूं, तो रिजिड उसको कहूंगा कि ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हमने क्या किया भैया, ये रहे 4 पॉइंट्स बना लेता हूं कोई सभी, M1 M2 M3 वैसे M4, इन सभी की जो स्थिति सदिश है, मतलब जो इसका है ना, यहां से जो यहां से स्थिति सदिश यानी ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है, ये मान लीजिए R2 वेक्टर है, ये मेरा R1 वेक्टर है ना, इसकी R4 वेक्टर है, ये R3 वेक्टर है, ये R3 और ये R4। अगर मैंने यहां से कोई बल लगाया लेकिन इसके स्थिति सदिश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो जहां था वहीं के वहीं रह गया। जैसे पेपर वेट ले लीजिए, वो कांच का जो पेपर वेट अपने टेबल वगैरह पे रखने के लिए यूज करते हैं, उसको लीजिए और दबाइए। अब जरा, क्या आप उसके कणों को मूव करा सकते हैं, क्या उसके कण चलेंगे, क्या दबेंगे, क्या पिचकेंगे, क्या वो विकृत होंगे, उसका शेप विकृत होगा, नहीं होगा। स्माइली वाली बॉल तो जल्दी से विकृत कर दिया। विकृत करने का मतलब क्या, उसका शेप चेंज किया, तो उनका ये जो लोकेशन था कणों का R1 R2 R3, मतलब इसके मूल बिंदु के सापेक्ष जो उसकी स्थिति सदिश थी वो चेंज हो रही थी। लेकिन जब आपने एक कांच के बॉल को ऐसा, वो जो पेपर वेट की बात करो वो भरा हुआ होता अंदर से भी, उसको जब आपने ऐसे दबाने की कोशिश किया तो उसने अपने कणों की लोकेशन को चेंज नहीं किया। नहीं आया। कणों की लोकेशन अगर चेंज नहीं हो रही तो रिजिड है, और कणों की लोकेशन चेंज हो गई तो रिजिड नहीं है। मतलब रबर की बात करें, आप उसको ऐसे खींचते हैं, क्या होता है, उसके कण की लोकेशन चेंज हो जाती है, मतलब वो रिजिड नहीं है। लेकिन वहीं पे एक लोहे की गोली दूं, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें आप कणों की स्थिति चेंज नहीं कर पाते, तो वो क्या है भाई, वो रिजिड है। लेकिन मजेदार कहानी यह है कि दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो रिजिड हो, मतलब परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता। परफेक्टली रिजिड का मतलब समझते हैं कि भाई पूर्णतः दृढ़ नहीं हो सकता। दृढ़ पिंड का अल्टीमेट मतलब, दृढ़ पिंड जिसको कह रहे हैं कि भैया ये पूर्णतः दृढ़ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें आप बल लगाओ और उसके द्रव्यमान जो है, उसके जो अवयवी कण है वो अपनी लोकेशन ना चेंज करे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये कह सकते हो आप कि जो कांच की बॉल लेने के पेपर वेट की मैं बात कर रहा था, उस पर मैं जो फोर्स लगा ये उतना सफिशिएंट है ही नहीं कि उसकी लोकेशन चेंज करा दे। आप जरा हैमरिंग करके देख लो,
चेंज क्या, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से लोहे की बॉल की बात कर लेते, चलो लोहे की बॉल में क्या होगा, आप फोर्स लगा रहे हो कुछ नहीं हो रहा, आप उसमें कूद गए, खड़े हो गए, नाच लिए, कूद लिए, कुछ भी कर लिए, कुछ नहीं हो रहा। आप बोलो नहीं यार ये तो बड़ा रिजिड है, लेकिन आप हैमरिंग करो, शेप चेंज हो जाता है उसका। तो मतलब पूर्णतः दृढ़ तो कोई पिंड नहीं है, लेकिन नियरली दृढ़ के बहुत सारे पिंड हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो जनरल लैंग्वेज में मैं अभी इस सेशन के लिए आपसे सिंपली बोलूं तो आप ये मान के चलिए कि रबर या कोई ऐसी चीजें जिनको आप खींचते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उनको छोड़ के इलास्टिक पदार्थों को छोड़, मतलब इलास्टिक कहने का मतलब रबर की बात करो, छोड़ो सिर्फ रबर की बात करो, रबर को छोड़ करके बाकी अगर किसी एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो उनको रिजिड मान लीजिए, क्योंकि उनको नॉर्मल फोर्सेस लगा के आप चेंज नहीं कर सकते। मैं कॉपर की एक बॉल देता हूं, उसको आप ऐसा फोर्स लगा के उसके पार्टिकल्स को चेंज नहीं कर सकते, पूरा भरा हुआ, ध्यान रखें पूरा भरा हुआ। तो रिजिड होने के क्या क्या फायदे हो गए, तो रिजिड होने का एक तो ये फायदा हो गया कि भैया उसके ऊपर आपने कोई बल लगाया तो उसके जो अवयवी कण थे उनकी स्थिति सदिश में कोई चेंज नहीं है, मतलब वो दबे नहीं, वो अपनी जगह से नहीं हिले। दूसरा क्या होता है कि इसमें माना जाता है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या भाई, जो द्रव्यमानों का जो वितरण होगा ना उस पूरे निकाय में, वो सभी जगह समान रूप से माना जाता है। ये द्रव्यमान बार बार मैं कह के इसको रहा हूं, तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये द्रव्यमान का सीधा मतलब है भैया कि आप जब एक लोहे की बॉल लेते हैं तो लोहे के बहुत सारे अणुओं से मिलकर के वो बना होगा। इवन कहूं तो लोहे के बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, तो लोहे के हर एक परमाणु का अपना अपना वेट होगा, भार होगा। उन सभी भारों की बात कर रहा हूं कि भैया वो सभी भार किस प्रकार से उस पूरे कण को बनाने में मददगार होंगे। अगर लोहे की एक गोल बॉल मैं लेता हूं जिसको रिजिड कह रहा हूं, मतलब वो खोखला तो नहीं है, रिजिड है, भरा हुआ तो है। अब भरा हुआ है तो उसमें द्रव्यमान का जो वितरण है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक लोहे की बॉल ऐसा लिया है तो इसके जो अवयवी कण होंगे वो इधर साइड में, मतलब एक किसी पर्टिकुलर साइड में ज्यादा हो जाए, दूसरे साइड में कम, मतलब इधर साइड में ऐसे ये डेंस भरे हुए हैं और इधर साइड में ऐसे भरे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इधर साइड में डेंसिटी ज्यादा, इधर में कम है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार से कुछ है तो ये भैया रिजिड है ही नहीं, ये नहीं है रिजिड। कैसे आपने कह दिया कि भैया रिजिड नहीं, अपनी मर्जी से नहीं भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं यहां पे फ्री स्पेस है ना, इन एटम्स को मूव होने के लिए यहां पे फ्री स्पेस है। आप जब फोर्स लगाओगे तो ये अपने फ्री स्पेस में चले जाएंगे, चले गए तो इन द्रव्यमानों ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, ये रिजिड नहीं है। क्लियर है? रिजिड कब होगा भैया, ये इतनी पास पास है कि यहां पर जगह है ही नहीं ना, जाएंगे कहां, कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं, तो नहीं जा सकते। और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, मतलब जो द्रव्यमानों का जो वितरण मतलब सभी जगह पे उपलब्ध जो द्रव्यमान है, यानी उनका घनत्व कह सकते हैं, वो सभी बिंदुओं पर जो घनत्व का मान होगा वो कैसा होना चाहिए, सेम होगा। यही है मेनली रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट। क्या है रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट, कि आपने यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, कोई कण नहीं चल रहा है, तो ऐसे पिंड को ही दृढ़ पिंड कहते हैं, ऐसे पिंड को ही हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और सामान्यतः रिजिड बॉडी मैंने जैसे कहा रबर को छोड़ करके बाकी सबको ले लीजिए, क्योंकि पूर्णतः रिजिड तो कोई होता ही नहीं है, पूर्णतः आपको दृढ़ पिंड मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको और आगे पढ़ना है। दृढ़ पिंड के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर जरूर दे रहा हूं, लेकिन आगे चल के जो सेकेंड बुक है उसमें हमारे पास में हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स और सॉलिड्स, ये तीन कंबाइनली चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम सॉलिड्स की बात करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की हम बात करेंगे, जहां पे हम क्या कह सकते हैं ठोस यांत्रिकी की बात करेंगे। तब हम यहां पे रिजिड बॉडी को और एक्सप्लेन करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। यहां तो हमें सिर्फ उस बॉडी से मतलब है, वहां पे हम फोर्स लगाएंगे, इसके लेंथ में इंक्रीमेंट देखेंगे, हम इसके वॉल्यूम में चेंजेस देखेंगे, है ना, इसमें शेयरिंग्स की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करने वाले हम इसके बारे में। बट यहां पर हमें जो डिस्कस करना है, हमें दृढ़ पिंड से यहां पर सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब जो द्रव्यमानों का वितरण हो वो सब जगह समान हो। और दूसरा क्या हो भाई, कि अगर उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष उसके जो द्रव्यमान हो वो अपनी लोकेशन चेंज ना करे, वो कहीं ऐसा चल करके ना जाए, उसमें कोई गैपिंग्स ना आए। मतलब कहने का कि स्थिति सदिश किसी भी पार्टिकल का नहीं बदलना चाहिए भैया, तभी वो है दृढ़ पिंड, अदरवाइज वो दृढ़ पिंड नहीं है। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो जरा हमें पढ़नी थी इसकी सामान्य गति, मतलब ये मोशन कैसा होगा, मूव कैसे होगा। तो दृढ़ पिंड जो चलेगा ना, वो तीन तरीके की गति संभव है, या तो उसमें स्थानांतरीय गति हो, या उसमें घूर्णन गति हो, या स्थानांतरित और घूर्णन गति दोनों के संयोजन से प्राप्त गति हो। क्या क्या हो सकता है, एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर इसके बारे में समझाता हूं ताकि आपको यहीं के ये पूरी बातें समझ में आ जाए। स्थानांतरीय गति कहने का मतलब भैया एक बात समझो,
जो इनिशियली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि ट्रेन और ट्रेन का डब्बा और इसमें लगे हुए पहिए, ये खिड़की खिड़की खिड़की, गेट भी बना दे भाई, लो ये रहा गेट, एक ही गेट है मेरा, है ना। चलो इधर से भी कुछ लगा होगा, इधर से भी कुछ लगा होगा। चलो ये रही ट्रेन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक यहां पर देखते हैं तो कुछ कुछ बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं भाई? ट्रेन गुजर जाती है और हमारा, है ना, सिग्नल खुल जाता है, हम पार हो जाते हैं क्रॉसिंग के। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जरा देखिए ना, ये पटरी पे ट्रेन को चलना है, अगर मैं देखता हूं इस डब्बे को चलते हुए, तो इसका ग्राउंड से इस खिड़की की हाइट की, चलिए बात कर लेता हूं इसकी, ग्राउंड से जो इसकी हाइट h है, ये ट्रेन यहां पर हो या फिर ये ट्रेन यहां भी निकल जाए, तब भी ये खिड़की की ग्राउंड से जो हाइट रहने वाली है वो h ही रहने वाली है। इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं देखेंगे। मतलब ये सीधे सीधे ऐसे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, कोई भी इसके हाइट में चेंज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपने नहीं देखी। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये स्थानांतरीय गति है, ये स्थानांतरित थोड़ी चल रही है। सिर्फ इसी की बात यही स्थानांतरित होगा, और कुछ नहीं हो सकता क्या? और भी हो सकता है। मान लीजिए मैं ना उस पर बैठ जाऊं, क्या कहते हैं, स्केटबोर्ड पे, है ना, बर्फ के ऊपर पिघलने का मजा, है ना, तो अपन बर्फ के ऊपर पिघल रहे हैं, ठीक है, ठंड का दिन है, बेहतरीन बर्फ के ऊपर अपन पिघल रहे हैं। अब पिघल नहीं रहे भैया, मतलब फिसल रहे हैं, है ना। चलो, तो बर्फ के ऊपर अपन अगर फिसलेंगे तो उस समय क्या हो रहा है भाई? हम स्थानांतरित गति कर रहे हैं ना, स्थानांतरण हो रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बस भाई। लेकिन वहीं पे अगर मैं घूर्णन गति की बात करूं, इन पहियों को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि भैया ये पहिए जो है ना, ये ऐसा 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 चल रहे हैं। इसके किसी एक कण की बात करेंगे तो इसी तरीके से चल रहा होगा, घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ। आप ये छोड़ो, आप तो एक लट्टू ले लीजिए, लट्टू को अगर आप गोल घूमते हुए देखते हैं तो लट्टू के पार्टिकल्स देखें ना, ये इस तरीके से, मान लीजिए हमारा लट्टू रहा, लट्टू ऐसा होता है नहीं यार, चलो लट्टू कुछ ऐसा होता है मेरे हिसाब से, है ना, ऐसा होता है कुछ। यहां पर भी एक कुछ ऐसा बना होता है ना, एक पॉइंटर सा, इसमें कुछ कुछ इस तरीके से बने होते हैं। चलो अच्छा लट्टू बन गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, जब लट्टू को घूमता हुआ अगर आपने देखा होगा, तो अगर इसमें कोई एक कण, आप तो एक यहां पे है ना, एक यहां पर दाग बना दीजिए, एक दाग, और इस लट्टू को गोल घूमने दीजिए। अब उस दाग को देखिए, ये दाग ऐसा घूम रहा होगा, ऐसा घूम रहा होगा स्पाइरल में, ठीक है। ये कैसा घूम रहा होगा? ये ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा। अब ये अगर इस तरीके स्पाइरल में घूम रहा है तो क्या हो रहा है भाई? ये कहला गई क्या? हमारी घूर्णन गति। यही है घूर्णन हो रहा है, यही घूम रहा है, यही है घूर्णन गति, ठीक है। बहुत सारी केसेस में बात करेंगे, सिर्फ यहीं पे नहीं। आपको जैसे साइकिल का पहिया देखा आपने, साइकिल के पहिए में जो हवा भरने के लिए जो पॉइंटर होता है, उसको जरा देखिए तो ये क्या होता है, ये अभी यहां पर है, थोड़ा सा पहिया आगे जाएगा तो यहां भी आएगा, फिर ये यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, ऐसा ऐसा गोल गोल वो घूमता रहेगा। एक तो ऐसी भी कंडीशन आएगी जब बिल्कुल धरातल पे भी आएगा, है ना, रोड को टच भी करेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे, जिस धुरी की बात करेंगे, ये तो सीधा ही चलने वाला है, ये धुरी नहीं चेंज होगा। इसी तरीके से इन दोनों को मिला के, मतलब मान लीजिए एक बच्चा है जो कि साइकिल चलाता हुआ जा रहा है भाई, तो वो क्या करे? स्थानांतरण भी हो रहा है और उसके जो पहिए हैं वो घूर्णन भी कर रहे हैं। तो मतलब स्थानांतरीय और घूर्णन दोनों के संयोजन से भी गति हमको प्राप्त होने वाली है। तो चलिए ना एक काम करते हैं, एक एक करके एक एक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि है क्या एक्चुअली ये स्थानांतरीय घूर्णन और स्थानांतरीय तथा घूर्णन गति से मिलने वाला जो हमारा गति है वो। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, मतलब हम बात करना शुरू करते हैं स्थानांतरीय गति, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं। तो भाई ये सिंपल सी बात है, होती क्या है कि जब कोई दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन, है ना, जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं उन सभी का विस्थापन और वेग एक समान होते हैं, तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की बोगी की गति स्थानांतरीय गति होती है। कहने का मतलब क्या है कि पहले देखिए ना, अगर एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, वो गति करके आगे बढ़ भी गया तो अभी भी वो देखिए पार्टिकल्स अपनी जगह पे, और सभी कैसे भाई, ये एक तीसरे के पैरेलल ही दिख रहे हैं। मतलब क्या? जब कोई दृढ़ पिंड के एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन और वेग, विस्थापन भी सेम है और वेग भी सेम है। यानी ये इसकी अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, अच्छा अलग अलग नाम लिखता हूं, ये v1 है, ये v2 वेलोसिटी से, ये v3 वेलोसिटी से, और यहां से यहां तक में जो विस्थापन हुआ है वो d विस्थापन हुआ। तो अभी भी इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 ही है, v2 ही है, v3 है
और डिस्प्लेसमेंट तीनों की जो है वो कितनी मिली, डी। मतलब ऐसा समझ में आता है कि भैया देखिए दृढ़ पिंड है, अगर किसी में भी मतलब V1 यहां पहुंच गया, V2 यहां पहुंच गया और V3 यहां पहुंच गया, अगर गलती से भी मान लीजिए ये V2 यहां नहीं पहुंच करके V2 अगर यहीं पे रह जाता, मतलब जो दूसरा मास है वो यहीं पे रह जाता, दूसरा जो पार्टिकल है ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पार्टिकल, ये जो सेकंड पार्टिकल है वो यहीं पे रह जाता, तो भाई ऐसा समझ में आ रहा है ना कि ये दृढ़ पिंड नहीं बचा। ये देखिए ये इतना शॉर्ट रह गया, ये इतना क्या रह गया, शॉर्ट रह गया। मतलब क्या, इसके कणों के सापेक्ष भी गति हो गई, मतलब ये वाला कण और इस कण के सापेक्ष कोई गति नहीं हो रही, इन दोनों कणों के आपस में अपेक्षिक गति की बात करें कोई गति नहीं हो रही। हाँ सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में गति हो रही, आपस में तो नहीं हुई। लेकिन अगर ये रह गया थोड़ा सा पीछे तो मतलब क्या हो गया, इस कण के सापेक्ष इसमें और इस कण के भी सापेक्ष देखेंगे तो इस कण में क्या हो गई, गति हो गई। तो ये तो दृढ़ पिंड रहा ही नहीं। दृढ़ पिंड तो उसको कहते हैं जहां पर उनके कणों के सापेक्ष कोई गति नहीं होगा, मतलब दो पार्टिकल है तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई अपेक्षिक गति देखने को नहीं मिलेगी। अगर दोनों पार्टिकल चले तो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों चलेंगे, अगर उसमें त्वरण जितना मिल रहा है पहले में, दूसरे में भी उतना, तीसरे में भी उतना, तभी तो वह दृढ़ पिंड है। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या क्या भाई, तो ट्रेन की बोगी की, पहियों की बात नहीं हो रही, सिर्फ बोगी के डब्बे की अगर बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके बॉडी में उनके पार्टिकल्स जितने जो खिड़की जहां लगी है वहीं लगी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलती है, वो सेम प्लेस पर रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वो भी बोला था स्काई बोर्ड पे अपन बैठ करके स्केट कर रहे हैं अगर बर्फ में, तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण हो रहा है ना, इसमें पार्टिकल्स जिस जगह पे जितने पर हैं उतने पर ही बने रहते हैं, उसमें कोई गति देखने को नहीं मिल रही। आगे बढ़ते हैं, स्थानांतरीय गति की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखिए स्थानांतरीय गति की सबसे पहली विशेषता तो ये होगी कि सभी अवयवी कणों का विस्थापन एक समान होता है। भाई अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो चलेंगे उन सभी का विस्थापन सेम होगा, क्योंकि उनके विस्थापन में चेंजेस अगर आया कि पहला वाला ज्यादा चल गया दूसरा कम रह गया तो वो दृढ़ पिंड नहीं है। ठीक है ना, इसी तरीके से सभी अवयवी कण समांतर रेखा, ऋजु रेखा या वक्र रेखा में गति करते, या तो सभी अवयवी कण जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में चले या फिर वो क्या करे भाई वृत्तीय गति करे, चलेगा वो या तो वक्र में, मतलब वृत्तीय ना कहूं वक्र में बोल दूं, या तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे चले या फिर ऐसे चले। जैसे मान लीजिए ऐसा 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 वाला आपने झूले देखे होंगे, या फिर ऐसी एक ट्रेन इस तरीके से चली जा रही है ना, वो बच्चों का क्या अपने लिए भी होता है भाई इस तरीके के झूले, है ना। या फिर अपन बात करते हैं कि इसमें पूल्स वगैरह में अगर हम बात करते हैं, उसमें अम्यूजमेंट्स में भी ऐसा तो होता है ना कि हम क्या करते हैं भाई पानी के ऊपर इस तरीके से फिसल पट्टी जैसे फिसलते हुए इसके ऊपर चल के जाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन सब कुछ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम हो रही। हम खुद क्या होता है भाई उसके ऊपर बैठते हैं और ऐसे फिसलते हुए जाते हैं। तो भैया क्या कह रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग डिस्प्लेसमेंट थोड़ी काउंट करेंगे कि हाथ ऊपर ही रहेगा हम नीचे आ गए, ऐसा तो होगा नहीं ना। होगा तो हाथ मेरे साथ ही जाएगा भाई, मेरे बॉडी पार्ट्स के सारे अंग एक साथ ही चल के जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो रास्ता वो स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, ऐसा स्केट करते हुए ऐसा गोल घूमते हुए, तो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या भाई, तो अवयवी कणों का वेग समान होगा। भाई जितना मेरे इस वाले हाथ का वेग होगा उतना ही इसका भी होगा ना। वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। यानी अगर रिजिड बॉडी है तो सभी पार्टिकल समान डिस्प्लेसमेंट करेंगे, समान वेलोसिटी होगी, है ना, वो चाहे स्ट्रेट लाइन पे चले या फिर वो कर्व्ड पाथ पे चले। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले की अगर हम बात करते हैं घूर्णी गति की, है ना, और रोटेशनल मोशन की अब थोड़ी सी बात करते हैं। रोटेशनल मोशन की जब हम बात करते हैं, घूर्णी गति की जब हम बात करते हैं, तो भाई रोटेशनल का मतलब ही हमने क्या सीखा था कि कोई एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है भाई, तो एक केंद्र के परितः ऐसा घूम रहा है। ठीक है, गोल 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 घूम रहा है, तो उसको घूर्णी गति कहेंगे। और जिसके परितः घूम रहा है उस पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करे तो उसको कहते हैं हम अक्ष, घूर्णी अक्ष। ठीक है, जैसे अगर मैं आता हूं थोड़ा सा पीछे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, ये लट्टू है, ये गोल गोल घूम रहा है ना। तो इस लट्टू में ये जो है ये इसी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है भाई ये लट्टू। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये इसका घूर्णी अक्ष हो गया, और ये इसी के परितः क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो चलिए हम जरा बनाते हैं इसको बनाते हैं। यहां पर हम क्या बना लेते हैं भाई, हम ऐसा बनाते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया मान लेते हैं। ठीक है,
और ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है भाई, तो एक केंद्र मान लेते हैं, मान लीजिए इसका केंद्र यहां है, इसके अलोंग क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, तो इसका घुमा हुआ पोर्शन भी बनाता हूं, ये घूम करके ऐसा हो गया, ठीक है, ये घूम करके यहां चला गया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा घूम गया, ये यहां से यहां क्या हो गया, ऐसा घूम गया, तो इसी केंद्र के परितः घूमेगा, केंद्र बिंदु तो बदलेगा नहीं घूमने के लिए, इसका केंद्र बिंदु नहीं बदलेगा, जैसे ये देखिए, इसको यहां से मैंने पकड़ा और इसको ऐसा घुमा दिया, तो जब मैं इसको घुमा रहा हूं किसी केंद्र के परितः, तो अगर यहां से कोई एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं पास करूं, ठीक है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन पास करूं, ये मेरी जो फिंगर्स है, ये अल्टीमेटली क्या कहलाएंगी, ये अक्ष कहलाएंगी, है ना, इसी के परितः, इसके परितः ये घूम रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाती है अक्ष, कौन सा भाई, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं हम रोटेशनल एक्सिस, ये क्या है, घूर्णी अक्ष, घूर्णी अक्ष। होता क्या है रोटेशनल में, आखिर ऐसा कौन सा नई चीज बदल गई भाई, क्या हो गया, ऐसा कौन सी चीज हो गई, तो रोटेशनल में एक सिंपल से बात अगर आप समझें तो क्या है, जैसा समझेंगे, होता यह कि इसके जो अवयवी कण होते हैं ना, उन सबका जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अलग होती है इसके एंगुलर वेलोसिटी से। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, जब किसी दृढ़ पिंड पर बल या बल युग्म लगने से पिंड स्वयं में से जाने वाले किसी अक्ष के परितः, ये रोटेशनल अक्ष के परितः घूमने लगता है, तो इसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। हो क्या रहा है ना, आप एक बात समझिए कि यहां पे जो कण थे, मान लीजिए मैं कुछ कणों को बना लेता हूं, ये 3 कण मैं बना लेता हूं, ठीक है, ये 3 कण थे इसी लाइन पर, इस लाइन पर कितने कण थे, ये 3 कण थे, जब ये घूम गया तो घूम करके ये कण अब कहां चले गए होंगे भाई, ये कण अब आ गए होंगे यहां पे, मतलब ये अब ब्लैक वाले से बना रहा हूं, उसकी घूमे हुए की स्थिति है, ब्लैक से जो बन रही है घूमे हुए की स्थिति, ये वाला कण यहां से चल करके यहां आ चुका है, ये वाला कण यहां से चल करके अब यहां आ चुका होगा, और ये वाला कण चल करके यहां से यहां आ गया होगा, मतलब ये तीनों ही कण क्या हो गए, घूम गए। लेकिन एक छोटी सी बात देखेंगे तो यहां पर जो थीटा है, जो घुमाव जो है वो तो सेम है ना, ये पूरा जो बॉडी जो घुमा उसका घुमाव सेम है, लेकिन यहां पर 3 कण थे, कौन कौन से भाई, इसको मैं कह लेता हूं ये M1, ये कण M2 और ये कण M3। ये M1 M2 M3 की अगर आर्क देखेंगे तो तीनों का आर्क अलग अलग है, ये M1 कम दूरी, M2 ज्यादा और M3 और ज्यादा दूरी तय किया। ये तीनों का आर्क कैसा दिख रहा है आपको, आपको अलग अलग दिख रहा है। अच्छा, कौन किधर कितना ज्यादा तय करेगा, तो देखिए एक नॉर्मल सी मैं बात लिखता हूं, देखिए कोणीय वेग बराबर नॉर्मली क्या होता था, विस्थापन बटा में समय, तो कोणीय वेग बराबर मैं लिखता हूं ना, ये कोणीय विस्थापन बटा में समय, कुछ नहीं किया, अगर कोणीय वेग हो गया तो विस्थापन को भी कोणीय कर दिया, बस इतना ही काम किया, अपॉन में समय। अब क्या हो गया भैया, तो कोणीय वेग मतलब इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और कोणीय विस्थापन कैसे, थीटा है अपॉन में टी, ओमेगा इक्वल्स टू कितना मिल गया, थीटा अपॉन में टी। इसी तरीके से जब आप रैखिक और कोणीय वेग में, रैखिक वेग कितना होता है भाई, रैखिक वेग नॉर्मल वेलोसिटी की आप बात करते हैं कितना होता है, तो v इक्वल्स टू होता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। रैखिक वेग कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो x अपॉन में t कह लेता हूं। लेकिन इन दोनों में अगर आप संबंध की बात करेंगे, किसमें भाई, कोणीय वेग और फिर रैखिक वेग में, तो कोणीय वेग यहां पे नॉर्मली लिख लूं, और रैखिक वेग जो होती है वो r टाइम्स ऑफ कोणीय वेग के होती है। मतलब क्या समझे भाई, जो v होता है ना वो होता है r ओमेगा। r क्या है भाई, तो त्रिज्या, r क्या है, ये है त्रिज्या। अब त्रिज्या किसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या जरा देखिए, आपको किसकी त्रिज्या की बात करनी है भाई, ये रहा वो रेडियस, मुझे कलर चेंज करनी पड़ेगी, मैं कर लेता हूं। ये देखिए, अगर मैं यहां से M1 की बात करता हूं, ये M1 की मैं बात करता हूं, इसको R1 कह लीजिए। ऐसे ही यहां से यहां तक M2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये R2 हो गई। ऐसे ही यहां से ये M3 की बात करता हूं तो ये R3 हो गई। मतलब यहां से यहां तक ये R1, यहां से यहां तक ये R2, यहां से यहां तक ये R3। इनकी रेडियस की बात करें, मतलब एक बात यहां से अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगी कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। मतलब इन कणों का जो वेग है ना,
कणों का जो वेग है, कणों का रेखीय वेग जो है v, ये समानुपाती है किसके? त्रिज्या के। त्रिज्या मतलब r के। मतलब क्या समझे? जो देखे ना, जो ज्यादा दूर था, यानी m3 ज्यादा दूर था ना, तो इसने ज्यादा दूरी तय करी, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जो थोड़ा सा पास होगा वो कम होगी, और पास होगा और कम होगी, और पास होगा और कम होगी, और जो इस केंद्र पर ही होगा, इस केंद्र का रेखीय वेग की अगर बात करेंगे तो ये पता है कितना होगा? शून्य होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। इस केंद्र का रेखीय वेग कितना होगा? शून्य। उसका रेखीय वेग मतलब इसका कोणीय वेग कहूं अगर, तो इसका कोणीय वेग शून्य होगा। कोणीय वेग कह लेता हूं, इसका जो कोणीय वेग होगा, केंद्र का कोणीय वेग 0 हो गया। इसका क्या मतलब है? केंद्र का वेग 0 होने का मतलब क्या? ये सेंटर नहीं घूम रहा, सेंटर पे उसका कोई वेलोसिटी ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सेंटर पे कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। बाकी जगहों पे आपको दिख रहा है क्या कि इसका जो वेग होगा, मतलब वेलोसिटी जो होगी, जो दूर होगा वो ज्यादा, जो पास होगा कम, और पास होगा और कम। कब की स्थिति में? जब ये एक ही सेंटर से चल रहा है। तो एक सीधी बात इससे समझना है क्या, बड़ा मजेदार सी कहानी है यहां पर। एक बात समझिए, आपको मैं कहता हूं कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट है यहां से, है ना, यहां से एक ऐसा, मैंने क्या किया, एक ऐसा लकड़ी का ऐसा एक टुकड़ा ऐसा मैंने रखा, और इस लकड़ी के टुकड़े को अब घुमाने के लिए कई सारे बच्चों को खड़े करता हूं। मैं कहता हूं कि यहां पे एक बालक है, ये ऐसा लकड़ी पकड़ करके खड़ा है, एक भैया ये है, और एक है ये भाई साहब, और तीनों लोगों को क्या कह रहे हूं कि इसको लकड़ी को पकड़ के ऐसा घूमो घूमो घूमो, ऐसा ऐसा, इस लकड़ी को पकड़ करके ऐसा घूमो। अब जरा फिंगर्स के जरिए समझ लेते, ये 3 फिंगर्स के जरिए मैं इसको क्या करूं, इसको घुमाने की ऐसी कोशिश करूं। तो भैया एक बात समझ में आ रही है क्या आपको कि ये जो होगा इसी एक्सिस के अलोंग घूमना है। ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही है मेरा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अलोंग इसको ऐसा गोल गोल घूमना है। तो एक बात सुनिए, ये एक छोटे से वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, ये इससे बड़े वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, और ये जो होगा ये और बड़े वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? जो जितना बाहर होगा इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी कम होगी और इसकी सबसे कम होगी। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए ये यहां पे है, अभी थोड़ी देर बाद ये इस लकड़ी को लेकर के यहां आ चुके हैं, यहां आ गए इस लकड़ी को लेकर के, तो यहां से यहां तक जो कोणीय विस्थापन थीटा हुआ है वो इन तीनों लड़कों के लिए, ए बी सी तीनों के लिए तो सेम ही हुआ है। ए भी थीटा एंगल मुड़ा है, बी भी थीटा मुड़ा है, सी भी थीटा मुड़ा है, लेकिन ए को कम चलना पड़ा, बी को ज्यादा, और सी को सबसे ज्यादा। मतलब क्या समझ रहा है कि भैया एंगुलर वेलोसिटी में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी नई नई कहानियां आने वाली है जो स्थानांतरीय में देखने को नहीं मिल रही थी, यहां पर मिलेगी। और ये सभी फैक्टर्स बहुत सारी बातों को रिलेट करेंगे, और वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं मिलाकर के। किस वे में भाई, कि ये जो कहानी जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आप नॉर्मली समझ लीजिए कि अगर 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 जैसे किसकी बात करूं, बहुत पहले टाइम पे, बहुत पहले मतलब हाँ बहुत ही पहले, है ना, बैलों से क्या किया जाता था भाई, खेती किसानी कराई जाती थी, बैलों को यूज किया जाता था। तो आपको पता है धान देखा होगा आप लोगों ने अगर, है ना, जब उसको पुआल से बाहर करनी होती है, यानी उसको धान को जब है ना उसके डंठल से अलग करना होता है, तो क्या करते पता है, धान को ऐसे जमीन पे ऐसे बिछा देते थे, और फिर बैलों को एक लाइन में, एक टाई में, जैसे ऐसे बनाया ना, यहाँ पे बैलों को लगाया, और बैलों को ऐसा गोल 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 लेकर के घूमते थे। बैल के पैर से वो क्या होता था भाई, जो धान है वो अपने डंठल से, वो बार बार उसके ऊपर पैर रखेंगे तो धान डंठल से अलग हो जाता था। ऐसा बहुत लंबे, बहुत देर तक उनको ऐसा घुमाना पड़ता था, तब जाकर के उसमें से धान अलग होता था। बड़ा टिपिकल काम था भाई, है ना। अभी तो वो ट्रैक्टर से हो जाता, ट्रैक्टर लिया और ऐसा ऐसा घुमा दिया। अब ट्रैक्टर में भी और बैल में भी, दोनों में समझेंगे क्या पता है, जो थोड़ा सा कमजोर बैल होता था, है ना, तो उसको कहां लगाते थे पता है, इस ए पर, उसको धीरे धीरे वहीं के वहीं घूमना ना, ऐसे ऐसे। बी को थोड़ा सा क्या भाई, तो बी थोड़ा सा मजबूत, जो अच्छा बैल होता था उसको, सी की जगह पे क्या भाई, और थोड़ा मजबूत बैल होगा उसको, है ना। फिर क्या कहते थे, ये थक जाएगा दूर वाला, तो इसको बदल करके ए पर ला देते थे, ए वाले को बी पे, मतलब रोटेशन, शिफ्टिंग चलती थी
भाई बैल भी पूरे 4-6 घंटे तो काम नहीं करेंगे ना, भले अपन कह देते कि बैल समझ रखा क्या पूरे टाइम काम करा रहे हो, लेकिन बैल भी भैया थक जाते थे, उनको क्या हर घंटे 2 घंटे में जब आराम दिया जाता था तो क्या कहते थे, बैलों को भी उनका रोटेशन चेंज करते थे। क्यों चेंज करे, बात समझ में आ गई होगी ना, कि ये है ना रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा दूरी से जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि चलना तो सबको एक ही लाइन में है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम ही कराना है ना, इसलिए। सिमिलरली ट्रैक्टर्स में देख लीजिए, है ना, कार्स में देख लीजिए, जब आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट वाला पहिया कम घूमता है ना भैया, राइट वाले को ज्यादा घूमना होता है ना। जैसे ट्रैक्टर में बड़े ही स्टंट वाले लोग होते हैं, ट्रैक्टर में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों के ब्रेक्स अलग होते हैं, है ना। आप चाहो तो राइट वाले पहिए का ब्रेक अलग से लगा सकते हो, लेफ्ट का अलग से लगा सकते हो, कार में नहीं होता है ना। तो उसमें लेफ्ट वाले ब्रेक को क्या कहते हैं भैया, तुरंत यहीं कहीं घुमाना हो तो लेफ्ट वाले ब्रेक पे पैर रखते हैं और एक्सीलरेटर देते हैं, तो राइट वाला पहिया ऐसा घूमता हुआ वहीं के वहीं ट्रैक्टर घूम जाती। खैर ट्राई मत करना भैया जिसको ट्रैक्टर आती हो चलाने, है ना, पलट भी जाता है, टॉर्क ज्यादा हुआ तो। ये क्या बोलो, टॉर्क क्या होता है, कौन सी नई चीज ले आया भैया, अरे भैया इसी के लिए तो ये सब मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए, बल आघूर्ण के लिए, टॉर्क के लिए। अगला जो सेशन होने वाला है उसमें इसी की बात करने वाले हम, किसकी, टॉर्क की, बल आघूर्ण की, है ना। मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखने वाले हैं यहां पर, है ना, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, टॉर्क की बात करने वाले। खैर आते हम इस मुद्दे पे, घूर्णी गति पे। तो घूर्णी गति आपको समझ में आया क्या, घूर्णी गति मतलब इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे ना वो जब चलेंगे तो सभी पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी, मतलब रैखिक वेग जो सभी पार्टिकल्स की होगी वो अलग अलग होगी, नो डाउट। जो उसका कोणीय वेग होगा ना वो कोणीय वेग सबका सेम होगा, थीटा से ही सबको चलना है सेम टाइम में, तो कोणीय वेग सबका सेम होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी। कैसी होगी, तो भैया जो जितना ज्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा दूर होती जाएगी, जो जितना ज्यादा पास होगा उतनी कम होती जाएगी उसकी वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक की बातें हमको समझ में आ गई। तो एक और बात समझ में आई, जिस पॉइंट के अलोंग ये मूव हो रहा होगा उसको कहते हैं हम क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी से अगर एक लाइन पास करते हैं तो उसको कहते हैं हम अक्ष, उसको कहते हैं अक्ष, रोटेशनल अक्ष। और रोटेशनल अक्ष पे जो पार्टिकल होगा उसमें आपको कोई भी वेलोसिटी देखने को नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली वो वहीं वहीं गोल तो घूम रहा होगा, कोणीय वेग तो मिलेगा लेकिन लीनियर वेलोसिटी उसको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर रेडियस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, v इक्वल्स टू हमने क्या कहा, आर ओमेगा, आर कितना हो जाएगा, 0, आर 0 तो v 0। भाई किसकी बात करें, जैसे मान लीजिए ये साइकिल का हमारा साइकिल का पहिया है और ये हमारी धुरी है, तो ये इस धुरी की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट का जो रेडियस है वो 0 है। अगर यहां से इसकी बात कर रहे हैं तो यहां से इसका रेडियस है, ये ऐसा गोल गोल घूमेगा तो ये घूमेगा, इसका आपको मिलेगा। लेकिन ये केंद्र की बात करें, इस धुरी की बात करें तो यहां पर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां पर रेडियस की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गई होगी आई होप बात। चलिए इसकी भी प्रॉपर्टीज देखते हैं जरा। तो इसकी प्रॉपर्टीज की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहली तो प्रॉपर्टी ये है, वैसे तो आपको सारी बातें अब समझ में आ चुकी है ना, सिर्फ और सिर्फ हमें इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं और वृत्तीय मार्गों का केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है। ये तो बोलो, साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिए में ये रही उसकी धुरी और ये रहा उसका हवा भरने का स्थान। तो ये हवा भरने वाले स्थान को अगर देखेंगे तो ये तो घूर्णी गति कर रहा है ना, ऐसा गोल 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 घूम रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसकी भाई, अगर आप बात करते हैं इसको, है ना, इस पॉइंट को, केंद्र को, तो ये नहीं चल रहा। अब बार बार मैं साइकिल का पहिया कह तो रहा हूं लेकिन मैं स्पोक्स नहीं बना रहा हूं, मैं दृढ़ पिंड की भी बात करना चाह रहा हूं। मैं अल्टीमेटली अब कहूं ना तो मैं कहता हूं ट्रेन का पहिया, क्योंकि वो कैसा होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, चपटी सी होती है, हर जगह मास भरा हुआ होता है, मैं उसको कहता हूं ट्रेन का पहिया। तो ट्रेन के पहिया में हवा भरने की तो जगह होती नहीं है, चलो कोई पॉइंटर है, कोई मार्किंग है, ये ऐसे गोल गोल घूमता हुआ चलेगा, लेकिन ये केंद्र जो होगा वो सीधे ही सीधे चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि भैया इसके जो अवयवी कण है वो तो गोल घूमेंगे, केंद्र नहीं, कि इसके अलोंग घूमेंगे। तो ये जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था इसके अलोंग घूमेंगे, इसका ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के परितः घूम रहे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। सभी कणों का कोणीय वेग एक समान होता है, किंतु अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण उनका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। यही बात करी हमने कि ओमेगा तो सेम होगा, क्योंकि थीटा अपॉन टी, थीटा सेम होगा सेम टाइम में, तो ओमेगा तो सेम होगा, मतलब कोणीय वेग सेम होगा, लेकिन उसका रैखिक वेग सेम नहीं होगा, वो बदलता रहेगा। आगे, घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का रेखीय वेग 0 होता है। घूर्णन अक्ष पर स्थित मतलब ये यहां पर जो है ये अक्ष पे ही है, अक्ष पर स्थित है ना, इसका जो रेखीय वेग होगा, ये रेखीय वेग कैसा हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका रेखीय वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे
पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत, है ना, तल में वृत्तीय गति करता। पिंड का प्रत्येक कण जो है घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में, है ना, वृत्तीय गति करता है। मतलब इसके सब कुछ, ये ऐसा धुरी है, इस धुरी का सब कुछ कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही तो चलता है। धुरी तो ऐसी रहती है ना, शाफ्ट ऐसे रहती है और पहिया इसके लॉन्ग घूम रहा होता है, मतलब इसके परपेंडिकुलर घूम रहा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी वृत्तीय तल में क्या कर, वृत्तीय लंबवत तल में वृत्तीय गति कर रहा होता है। लंबवत मतलब उसके परपेंडिकुलर ना प्लेन में वो गोल 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 घूम रहा है। ठीक है भाई, वृत्तीय गति से संबंधित कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि घूर्णन अक्ष के लिए परिभाषित है। मतलब अब वृत्तीय गति के लिए हम पता क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पर कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन मतलब भैया अल्फा, सॉरी थीटा। कोणीय विस्थापन मतलब थीटा। कोणीय वेग का मतलब ओमेगा, है ना। कोणीय त्वरण की बात करेंगे हम, अल्फा की बात करेंगे। ये सब कोणीय में चलेंगे। जैसे हमने लीनियर के लिए बात करी थी वैसे ही यहां पर भी फिर सेम टू सेम पूरी बातें आ जाती है। पता है क्या, जैसे आपने तीन चीजें पढ़ी थी, क्या तीन चीजें भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। मैं लिखता हूं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये सारी बातें यहां पर भी आ जाएंगी, क्योंकि अब देखिए v क्या है भाई, अंतिम वेग, तो वेग को ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। तो अंतिम वेग को ओमेगा और प्रारंभिक वेग को यहां पर ओमेगा नॉट से डिनोट। नॉट का मतलब एक शून्य बीच में नीचे एक जीरो लगाते हैं, उसका मतलब होता है इनिशियल टाइम पे, शुरुआती समय में, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक कोणीय वेग, तो यहां पे अभी अगर आप इसको देखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट लिखिए ना, इस वी की मैं ऐसे लिख देता हूं, वी का इक्विवेलेंट पता है कौन है, ओमेगा। मैं लिख रहा हूं ये इक्विवेलेंट है ना, ये है नहीं, इसकी जगह पे लिखूंगा। u का इक्विवेलेंट कौन लिख लूंगा भाई, तो इसकी जगह पे मैं लिख लूंगा क्या, ओमेगा नॉट। वैसे ही अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसकी जगह पे मैं लिखूंगा किसको, थीटा। वैसे ही अगर आप एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा क्या, अल्फा। और टाइम में तो कोई चेंज होता नहीं है भैया, टाइम टी ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रखिए v की जगह पे मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखता हूं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वैसे अगर यहां पर लिखूंगा तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। वैसे ही अगर लिखूंगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो ये सब कुछ भी चलेगा किसमें, ये वृत्तीय गति से, जो वृत्तीय गति कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, उसके लिए ये सारे नियम फिर से वैलिड होंगे, लेकिन इनके टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाएंगे। जो रैखिक वेग था वो कोणीय वेग में बदल जाएगा। ठीक है, जो हमारा रैखिक विस्थापन था वो कोणीय विस्थापन, जो रैखिक त्वरण था वो कोणीय त्वरण में बदल जाएगा। ठीक है, आगे स्थानांतरीय गति एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय हो सकती, किंतु घूर्णी गति केवल द्विविमीय अथवा त्रिविमीय होगी। देखिए भाई, अगर चलना है तो वो एक विमीय हो सकती है, सिंगल डायरेक्शन में आप चल सकते हैं, स्थानांतरण हो सकता है एक विमीय। लेकिन किसी को घूमना है तो कम से कम दो प्लेन तो चाहिए, है ना, कम से कम दो प्लेन चाहिए। एक तो उसका एक्सिस एक प्लेन में होगा और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में वो क्या करेगा, घूमेगा। या फिर तीन हो, जैसे लट्टू को देखा ना, बिल्कुल ऐसा भी घूम सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लट्टू कैसे घूमने लगता है, ऐसा घूमने लगता है, ऐसा गोल गोल तो घूम ही रहा, लेकिन ऐसा ऐसा भी घूमने लगता है। तो मतलब त्रिविमीय भी होगी, द्विविमीय तो होगी लेकिन त्रिविमीय भी होगी। ठीक, चलिए, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जरा जनरल मोशन की बात करते हैं, जो सामान्य गति होती है ना, जो नॉर्मली हम गति करते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सामान्य गति की अगर बात करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, जब किसी दृढ़ पिंड में स्थानांतरित और घूर्णी गति दोनों प्रकार की गति हो रही, स्थानांतरित भी हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है भाई, एक जगह से दूसरी जगह रोटेट, मतलब चल भी रहा है ना, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है और रोटेटरी मोशन भी हो रहा है। ठीक है, वो चल भी रहा है एक जगह से दूसरी जगह, स्थानांतरित भी हो रहा है और घूम भी रहा है उसमें, तो इसको सामान्य गति कहते हैं, इसको नॉर्मल कंडीशन में गति कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल पर बैठकर जा रहा है तो पहिए की गति सामान्य गति होगी, क्योंकि पहिए में स्थानांतरीय गति के साथ साथ घूर्णी गति भी हो रहा है। वो जो पहिया है उसमें क्या हो रहा है, घूर्णी गति भी हो रहा है, वो गोल 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 घूम भी रहा है और वो स्थानांतरित भी हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहा है। लट्टू है तो चलो वहीं के वहीं घूम रहा है, लट्टू एक ही जगह पे ऐसा घूम रहा है, लेकिन पहिए की बात करते हैं तो क्या हो रहा है भाई, वो आगे की तरफ भी चल रहा है, मतलब वहां पे शिफ्ट भी हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह, और वो एक एक्सिस के अलोंग रोटेट, मतलब एक एक्सिस के अलोंग घूर्णी गति भी कर रहा है। वो पहिए की जो धुरी होगी उसके अलोंग घूम भी रहा है। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं ना,
हम एक प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस तो हमने यहां पर बनाई है। इस प्लेन से एक जहां से वो घूम रहा है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको घूमना है, तो इसके लिए उसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस में है ना, यहां से आर वेक्टर डिस्टेंस पे एक काम करते हैं, इसकी सदिश आर वेक्टर है ना, सदिश स्थिति। तो यहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और यहां पर घुमाते हैं और इसके परपेंडिकुलर लेकर के रखें, या आप इसको दोनों प्लेन्स को ऐसे समझ सकते हैं, एक दूसरे के पीछे, ठीक है, जहां पर हम दोनों ही बातों को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भैया जनरल मोशन किस तरीके से हो रहा है, कि मतलब वहां पर हम ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों ही चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ये तो हम जितना भी पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे की तरफ गति, उन्हीं की बात करेंगे। मेन कहानी कहां पे है भाई, घूर्णी गति है ना, उसकी मेनली हमें डिस्कशन करनी है। चलिए, तो इस सेशन के लिए जो हमने टारगेट फिक्स किया था भैया वो हो चुका है कंप्लीट। हमें बात करनी थी दृढ़ पिंड की, तो हमने बात करी दृढ़ पिंड की कि भैया रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी वो होता है जिसमें आपने फोर्स तो लगाया, लेकिन जो उसके अवयवी कण है वो अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति चेंज नहीं करते, ठीक है, उनका स्थिति सदिश वहीं रहता है। ये तीन तरीके से ये गति कर सकते हैं दृढ़ पिंड। कौन कौन सा था भाई, तो हमारा एक था क्या भाई, एक था स्थानांतरीय गति, एक था हमारा घूर्णी गति, और तीसरी थी स्थानांतरीय और घूर्णी गति को मिला करके जो गति बनेगी, मतलब जो जनरल गति, जो सामान्य गति है वो। हमने इनके बारे में डिस्कस किया कि भैया अगर सभी पार्टिकल सेम तरीके से पैरेलल ही चले जा रहे हैं तो वो स्थानांतरीय है। अगर उसके अवयवी कण क्या है भाई, उनकी रैखिक वेग अलग है और कोणीय वेग अलग है ना, सभी पिंडों के, सभी पार्टिकल्स की रैखिक वेग अलग अलग होती जा रही है, तो वो घूर्णी है, अल्टीमेटली एक एक्सिस के अराउंड रोटेट होंगे। और अगर एक ऐसी चीज हो जो एक्सिस के अराउंड भी रोटेट हो रही है और स्थानांतरित भी हो रही, तो नॉर्मल गति है। इतनी सी बात हमने इस सेशन में की है। एट द फाइनल एंड सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे आ चुका है, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड कोर्सेस ऑफर्ड सीबीएसई हिंदी मीडियम एज वेल एज सीबीएसई हिंदी मीडियम। दैट मीन्स वी ऑफरिंग CBSE, that is NCERT based contents for Hindi medium as well as English medium। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से भाई आपकी जो बुक्स है वो NCERT बेस्ड है, और यहां पर जो कोर्सेस हैं वो सब कुछ NCERT की है ना। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से आते हो तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा ही कोर्स कंटेंट मिल जाता है ना, जिसमें आपके एमसीक्यूज, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पूरा कॉन्सेप्ट वीडियोस के बाद वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एंड साथ ही साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या स्पोकन इंग्लिश के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये कंटेंट भी लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो भाई सिंपली एक काम और कर सकते हैं आप, क्या, ये जो नोट्स जिसके सहारे अभी हमने पढ़ाई करी थी, इस नोट्स को आप चाहते हैं अपने पास प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो भी अवेलेबल है भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं आप बुक्स एंड ई बुक्स, एक्सक्लूसिवली आपके लिए है हिंदी मीडियम में भी, है ना। चलिए, तो भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशन है, कुछ सुझाव है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं फटाफट। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई चीजें आती है, कोई नई जानकारी आती है, वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में फैला दीजिए भाई, क्योंकि उन सभी को बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में अगले टॉपिक्स के साथ, और जिसकी क्लू मैंने दे दी है आपको कि हम बात करने वाले हैं उसमें टॉर्क की। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।